दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। को स्पॉन्सर बाय थाली.com, प्योर वेजिटेरियन 100% हाइजेनिक, ऐसा स्वाद जो हमेशा रहे यार। फोन घुमाओ, जहां चाहो वहां मंगवाओ। कॉन्टैक्ट 8607809300। फूड डिलीवरी इन ट्रेन, थाली.com, गीता कॉलोनी पानीपत। नमस्कार, मैं हूं कुलवंत सिंह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। वॉइस ऑफ पानीपत पर आज हम पानीपत जिले की राजनीति पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हम एक वरिष्ठ पत्रकार से आपको रूबरू करवाएंगे और पूरी जानकारी लेंगे। इस जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें क्या होगा, जो पिछले चुनाव में जो पार्टियां गई हैं उन्होंने क्या क्या वायदे किए थे और नया चेहरा कौन सा इस समय जो है विधानसभा पूरी की पूरी जो चारों विधानसभा उसमें आ सकता है। इस सारी चर्चा में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार और जीटी रोड बेल्ट टोटल टीवी के ब्यूरो चीफ देवेंद्र कथुरिया जी मेरे साथ रहेंगे और उनमें ही सारी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल मेरे साथ खुद जो है लाइव जो है जुड़ गए हैं देवेंद्र कथुरिया जी, इनसे ही बातचीत करते हैं। कथुरिया जी, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार कथुरिया जी, पानीपत की राजनीति पे बात की जाए, अब हम लोग शहर से बात करते हैं। शहर में आप क्या मानते हैं? आप भाई कांग्रेस में कई सालों तक राज किया, अब बीजेपी जो आई है जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे, पहले हम भ्रष्टाचार के ऊपर ही बात करते हैं। आप क्या मानते हैं, भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म हो गया? देखिए, बीजेपी का जो चुनावी एजेंडा था उसमें दो बड़े वायदे थे, गुड गवर्नेंस और जीरो टॉलरेंस एट करप्शन। मतलब करप्शन को खत्म करेंगे और स्वराज देंगे, गुड गवर्नेंस, अच्छा प्रशासन देंगे ताकि लोगों की दिक्कतें कम हो। दफ्तरों में जाना, जिस तरीके से भ्रष्टाचार था, लापरवाही थी, लोगों को चक्कर कटवाए जाते थे, मतलब प्रशासन में लोगों का विश्वास पूरी तरह से डामाडोल था। तो ये बीजेपी के दो बड़े वादे थे, जीरो टॉलरेंस एट करप्शन और गुड गवर्नेंस। उन दोनों ही मैं समझता हूं, जो भ्रष्टाचार की बात है, बहुत सारे लोग अभी ऐसे मिल जाएंगे जो ये कहते हुए मिलते हैं कि भ्रष्टाचार पहले से बढ़ गया है। हालांकि ऐसे लोग भी जरूर हैं जो ये मानते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म तो नहीं हुआ लेकिन कम जरूर हुआ है, थोड़ा सा फर्क पड़ा है, 5% 10%, लेकिन जो दावे थे कि खत्म करेंगे वो अभी दूर की कोड़ी नजर आ रही है। और गुड गवर्नेंस की जो बात है, मतलब आदमी छोटे छोटे कामों के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस है, राशन कार्ड है, एसडीएम दफ्तर से संबंधित और काम है, जो छोटे छोटे काम जो आदमी उम्मीद करता है कि मैं जाऊंगा मेरा काम हो जाएगा, उसी काम के लिए उनको कई कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। और कई बार कई केसों में होता है कि वो आदमी सोचता है यार दलाल को पैसे ले के काम कराओ, झंझट निपटाओ। ये मानसिकता भी लोगों की है। तो भ्रष्टाचार खत्म होने की जो बात थी, बहुत फर्क थोड़ा सा पड़ा है, मैं समझता हूं, लोग मानते भी हैं। और ये भी कहने वाले कम नहीं है कि भ्रष्टाचार पहले से बढ़ गए। शायद वो विपक्ष के लोग हैं जो सरकार के साथ सहयोग नहीं करना चाहते, सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, उनकी मंशा वाले लोग हैं। जी सर, सीएम विंडो खोली गई थी, पहली बार हरियाणा में हुआ कि सीएम विंडो खोली गई है, कितना फर्क मानते हैं, कितना फर्क आया सीएम विंडो की तरफ से? देखिए, सीएम विंडो पे जो शिकायतें जाती है, हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल निरर्थक है, कुछ नहीं हो रहा। मैं मानता हूं 50-60% इतना फर्क जरूर पड़ा है। जो छोटी छोटी शिकायतें अफसर नहीं सुनते थे, सीएम विंडो से बहुत अफसर घबराए हुए हैं। जिस तरीके से सीएम दफ्तर में बैठे जो उनके भूपेश्वर दयाल हैं, सीएम विंडो को सारी मॉनिटरिंग करते हैं, उन्होंने कार्रवाई की है, बहुत सारे एक्शन लेवल तक के क्लास 1 ऑफिसर सस्पेंड हुए हैं, बहुत लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो अफसरों में दहशत तो है कि सीएम विंडो पे अगर कोई शिकायत जाती है तो अगर वो जवाब या इंक्वायरी के लिए आती है तो उस पर गंभीर जरूर है, क्योंकि कार्रवाई जो हुई है उसके बाद उनको लगता है कि कोई कितना बड़ा अफसर हो, कार्रवाई करने में सरकार देर नहीं लगाती। इस सख्ती का असर हुआ है कि छोटे छोटे काम तो हो भी रहे हैं, लेकिन कुछ बड़ी जो लोगों की शिकायतें हैं उसकी जांच के बाद उस पर कार्रवाई होती है। और कुछ ये भी देखा गया है कि जिसके खिलाफ शिकायत होती है, जिस अधिकारी की, उसी को मार्क करके आते हैं कि आप जांच करो। ऐसे भी हास्यास्पद केस हुए हैं। कुल मिलाकर सीएम विंडो को मैं निरर्थक नहीं मानता। सीएम विंडो का फायदा जरूर हुआ है, 50-60% लोगों की शिकायतें दूर हो रही है। और अफसरों में सीएम विंडो को लेकर अगर कोई शिकायत आती है तो गंभीर जरूर है, उनमें डर भी है कि नहीं करेंगे तो कार्रवाई होगी। सर, करनाल विधानसभा की बात की जाए, मनोहर लाल जी पहली बार चुनाव लड़े थे, जीत भी गए, मुख्यमंत्री भी बन गए। हालांकि विपक्ष जो है आरोप लगाता रहा कि अनुभवहीन सरकार है, जो मुख्यमंत्री बने उनको पता नहीं है। तो अभी 2 साल रह गए हैं, 2-2.5 साल रह गए हैं चुनाव होने को। अब क्या लगता है कि मुख्यमंत्री फॉर्म में आ गए हैं या अभी भी अनुभवहीन है?
मेरे को याद है पहले 2 साल तक जब मुख्यमंत्री की सरकार की आलोचना करते थे तो मुख्यमंत्री ये जवाब देते थे, अभी मैं तो गड्ढे भर रहा हूं, सरकार अभी गड्ढे भर रही है, गड्ढे भरने के बाद हम स्पीड पकड़ेंगे। और मुख्यमंत्री ये भी कहते थे जल्दी मैं आपको तीसरे गियर लगाता हुआ नजर आऊंगा। तो मेरे मन में भी सवाल है, मुख्यमंत्री कभी सामने आए पूछेंगे मुख्यमंत्री अब तो वक्त आ गया, तीसरा गियर लगाया कि नहीं आपने लगाया, अब वक्त आ गया तीसरा गियर लगाने का। क्योंकि लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस थी, जितने वायदे 154 वायदे बीजेपी ने किए थे उनमें कुछ वायदे जरूर हैं जो पूरे हुए हैं, लेकिन विपक्ष वाले जैसे बड़े नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, दीपेंद्र हुड्डा है, रणदीप सुरजेवाला है, इनेलो के लोग हैं, सरकार को नाकाम फ्लॉप बता रहे हैं। ये बात भी नहीं है कि सरकार पूरी तरह फ्लॉप है। जहां तक मुख्यमंत्री के ना सीखने की बात ही, अनुभवहीन होने की बात ही, अब 3.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, इससे ज्यादा वक्त नहीं दे सकते उसको। हमारे को याद है जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 में बने थे वो शायद ढंग से बोल भी नहीं पाते थे, लेकिन 2 साल के बाद ऐसी स्पीड पकड़ी, 9.5 साल निकाल गई। तो इस मुख्यमंत्री के बारे में हम नहीं कह सकते अनुभवहीन है, 3.5 साल हो गए, काफी कुछ वो सीख गए हैं। अफसरों को कैसे कंटेन करा जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, अब अफसरों में अब डर है मुख्यमंत्री और सरकार को लेके, क्योंकि बहुत बड़े बड़े अफसरों को जब इसी सरकार में 3 साल के कार्यकाल में 4 डीजीपी बदल गए, 4 डीजीपी। तो डीजीपी लेवल के अफसर को अगर तुरंत सरकार बदल सकती है तो अफसरों में डर तो है कि अगर परफॉर्म नहीं करेंगे, सरकार की नीतियों का मुताबिक काम नहीं करेंगे तो कार्रवाई हो सकती है और हुई भी है। शहर की राजनीति में बात की जाए, शाह परिवार ने कई सालों तक पानीपत में राज किया है। बुल्ले शाह जो हैं पर्दे के पीछे अपनी राजनीति करते हैं। हालांकि इस बारी बीजेपी की लहर थी, रोहिता रेवड़ी पहली बारी मैदान में उतरी थी और काफी अच्छा मार्जिन रहा, 53,000 के ज्यादा वोट उन्होंने लिए। अब शहर की राजनीति में ओवरऑल क्या देखते हैं, बुल्ले शाह की राजनीति को आप किस नजरिए से देखते हैं? पहले तो मैं ये बताऊंगा 25 साल तक कांग्रेस ने राज किया है। 25 साल से पहले बीजेपी का गढ़ रही है, पानीपत जो सीट है शहरी सीट बीजेपी का गढ़ रहा है। जब जनसंघ था, बीजेपी 1980 में बनी, उसके बाद 25 साल कांग्रेस ने राज किया। 25 साल के बाद एक, क्योंकि मोदी लहर थी, मैं फिर कहता हूं बीजेपी वालों के लिए मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि मोदी की जब लहर चली थी, मोदी नाम का एक जहाज चला था, जो उस जहाज में सवार हो गया वो पार हो गया। अब हालत ये है कि सारा कुछ जैसे क्रिकेट की बात है, लोग कहते थे सचिन तेंदुलकर था, आजकल विराट कोहली है, भाई पूरी डिपेंडेंसी इन्हीं पे है। अगर उसको कुछ हो गया, कुछ इधर उधर हो गया तो मामला फिर क्रैश होने वाली बात है। आज एक बीजेपी का जहाज चल रहा है जिसके पायलट नरेंद्र मोदी हैं। अगर पायलट को थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ हो गया तो मामला मेरे को लगता है क्रैश वाला हो जाएगा, क्योंकि बाकी लोग परफॉर्म नहीं उतना कर पा रहे, लेकिन मोदी के नाम के सहारे उनकी राजनीति आगे बढ़ी है और शायद आने वाले चुनाव में भी लोग सोच रहे हैं कि मोदी हमें पार लगा देंगे। तो मोदी के नाम से तो ठीक है, आपने बताया कि लहर चली थी बीजेपी की लहर चली, पानीपत में भी कमाल हो गया, बीजेपी के एमएलए बन गए। अब आपको नहीं लगता कि शहर में आप घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, राजनीति में आप काफी लंबे समय से आप काम भी कर रहे हैं, कि बीजेपी इस बार बीजेपी की अंदरूनी जो उनकी चल रही है खींचतान चल रही है कि यही इनको बीजेपी को डुबो कर न ले जाए? हालांकि इस बार टिकट के जो दावेदार हैं बीजेपी में काफी ज्यादा आगे आ रहे हैं। बिल्कुल, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का, शहर की बात करो, सिर्फ शहर तक अगर केंद्रित है, कांग्रेस का जो एक उम्मीदवार है वो एक सशक्त उम्मीदवार है, उसको टिकट मिलने के पूरे आसार हैं। उसका कोई विकल्प बनेगा इसकी संभावना अभी तो कम से कम नजर नहीं आ रही, या आगे चल के ऐसे हालात हो सकते हैं। बीजेपी की जहां तक बात है, टिकट के दावेदार बहुत सारे, क्योंकि सत्ता से जुड़ी जिसकी सरकार होती है, लोग सोचते हैं कि हमने इनके काम करवाए, ये वोट देगा, टिकट मिल जाए तो हम जीत जाएंगे। तो बीजेपी में बिल्कुल खींचतान रहेगी। 2 नहीं, मैं 3 ग्रुप मानता हूं बीजेपी के। 2 ग्रुप तो वो एक मौजूदा विधायक वाला ग्रुप, एक वो ग्रुप जो टिकट चाह रहा था उनको नहीं मिली लेकिन उनकी संगठन पे पकड़ है, एक संगठन पे पकड़ बनाए हुए हैं, एक सरकार पे बनाए हुए हैं। एक तीसरा ग्रुप भी है जो डामाडोल रहते हैं, कभी इधर कभी इधर। तो 3 गुटों में बीजेपी पानीपत में बटी हुई है। टिकट किसको मिलता है, एक चीज और बताता हूं, अगर कांग्रेस पानीपत शहर में मजबूत इसलिए हो सकती है कि उसके जो संभावित उम्मीदवार है उसकी काट करने वाले या उसको खींचतान करने वाले, नुकसान पहुंचाने वाले कम रहे, लेकिन कि बीजेपी के साथ इस तरह की पूरी आशंकाएं हैं। एक को टिकट मिलता है, दूसरे ग्रुप का नेता, वो खींचतान आपस में नुकसान हो सकता है इसको। शहर से हटकर हम ग्रामीण में चलें, ग्रामीण की बात की जाए, बीजेपी के जो ग्रामीण की विधानसभा से महिपाल टांडा है, कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम किया है, कोई ऐसा काम नहीं छोड़ेंगे, अभी भी 1.5-2 साल जो बचा है पूरा काम करवा देंगे और पब्लिक अपने आप आएगी। और वो अलग तरह की राजनीति भी करते आए हैं, जैसा उनका मानना है, खुद भी कहते हैं कि पब्लिक बीच में ज़्यादा रहते हैं और अपने हल्के में ज़्यादा टाइम बिताते हैं। ग्रामीण में इस बार क्या रहने वाला है?
देखिए, ग्रामीण में हम याद करें, गांव में बीजेपी अपेक्षाकृत कमजोर थी। ये जो चुनाव हुए थे जब बीजेपी सत्ता में आई है, गांव में बीजेपी बहुत कमजोर थी, शहरों तक पूरा आधार मजबूत था। मोदी की लहर के साथ साथ लोग मोदी की तरफ लोगों का झुकाव हुआ, भाई ये मोदी, नरेंद्र मोदी देश को आगे ले जाते, सुपर पावर बना सकते, दुनिया में देश का नाम होगा, वो कुछ लग भी रहा है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी शुरू से कमजोर थी। महिपाल डांडा को मौका मिला, लहर थी, जीत गए। हालांकि बहुत सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं, और कोई और आदमी उनकी टिकट ले जाएगा, इसकी भी मेरे को लगता है इक्का दुक्का तो हो सकता है, कोई आदमी अंदर खाते हो जाए कि अगर बीजेपी के साथ ये दिक्कत जरूर होगी। मैं समझता हूं यूपी में, दिल्ली में, गुजरात में बीजेपी ने चेहरे बदले हैं। अगर किसी से नाराजगी है तो चेहरे बदल दिए। बीजेपी ने ये कहा जी नरेंद्र मोदी या जो खट्टर साहब हैं ये तो बुरे आदमी ने, उन्हें पूरे 18 घंटे काम किया, आप लोगों की चिंता की है, एक दाग इन पे नहीं लगा। आपकी पार्टी तो ठीक है, नेता ठीक है, अगर आपका विधायक है उससे नाराज है, उसने आपकी नहीं सुनी, चलिए हम आपको चेहरा बदल देते हैं। तो इस तरीके से दिल्ली, यूपी और गुजरात में बीजेपी को फायदा हुआ है, और पूरी उम्मीद है, बीजेपी के जो सूत्र हैं बताते हैं कि हरियाणा में आधे से ज्यादा 47 एमएलए जीत कर आए थे बीजेपी की टिकट पर, आधे से ज्यादा चेहरे, या कम से कम ये मानकर चलिए 40% चेहरे जो है वो बदले जाएंगे, चेहरों को बदला जाएगा, ताकि जो मिनिस्टर हैं, जो मंत्री पद संभाल रहे हैं, उनको तो टिकट मिलेगा, हारे जीते उनका अपना, उनकी कोशिश, उनकी छवि, उनकी प्रतिष्ठा कैसी है, लोगों के काम किए नहीं किए। लेकिन जो दूसरे एमएलए हैं, जो खाली विधायक हैं, वो उनको टिकट मिलेगी, सबको मिलेगी, मैं इस बात की शंका मानता हूं। 1/3 हर हालत में नए चेहरे आने पड़ेंगे अगर बीजेपी को सत्ता रिटेन करनी है हरियाणा में। सर, कांग्रेस भी ग्रामीण में डामाडोल हो रही है, कई गुट बने हुए हैं, तंवर गुट बन गया, हुड्डा गुट बन गया, सुरजेवाला गुट बन गया। तो क्या मानते हैं, अगर जो कांग्रेस में एक बंदे को टिकट मिल जाती है, एक दावेदार को टिकट मिल जाती है, तो दूसरे जो कैंडिडेट हैं उसकी काट करेंगे या उनके साथ करेंगे काम? वो जितने गुट की बात करें आप, जो नेता है, मेरी भी अक्सर बात होती है, वो कहते हैं जी हमारे नेता राहुल गांधी है। सबकी नजरें इसी पर टिकी हुई हैं कि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी स्थायी तौर पर किसको दी जाती है। अब ये अशोक तंवर को मैं मानता हूं अभी ड्राइविंग सीट पे है। कांग्रेस की जो गाड़ी हरियाणा में चल रही है, ड्राइविंग सीट पर अशोक तंवर है, और ड्राइवर नई गाड़ी मोड़नी होती है, जिधर चाहे उसका रुख कर सकता है। लेकिन अशोक तंवर बने रहेंगे इसकी संभावना भी पूरी नजर नहीं आ रही, क्योंकि बहुत चर्चा है अंदर खाते कि कुलदीप बिश्नोई से वायदा किया गया था जब उनकी पार्टी का मर्जर हुआ कांग्रेस में, और राहुल गांधी से एक कमिटमेंट कराई गई थी कि हम पार्टी अपनी छोड़ दें, हम कांग्रेस की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन कमान हमारे हाथ में आएगी। तो राहुल गांधी ने कुलदीप बिश्नोई को कभी वायदा किया कि पीसीसी का चेयरमैन, अध्यक्ष आपको बनाएंगे। वो वायदा उनके समर्थक भी शायद कह रहे हैं, और शायद एक शर्त लगाई गई थी कि आप किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलोगे। राहुल गांधी के हवाले से जो थी, उनके समर्थक बताते हैं कि उनको ये कहा गया था पार्टी के लिए काम करे, किसी के खिलाफ बयानबाजी आपको नहीं करनी। यही वजह है कि कुलदीप बिश्नोई आज तक मुंह बंद किए हुए हैं जब से कांग्रेस में आए हैं। शायद ये चर्चा भी हो रही है कि उनको ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। अगर कुलदीप बिश्नोई को जिम्मेदारी मिलती है, या आखिरी तौर पर ये तय हो जाता है कि अशोक तंवर ही इलेक्शन तक जिम्मेदारी संभालेंगे, जब ये स्थायी पद मिल जाएगा, किसी को जिम्मेदारी मिल जाएगी, उसके बाद मेरे को लगता है जो फैक्शन दूसरे ग्रुप है उसके टूट के लोग उस तरफ आएंगे। उनको पता है अब ये मजबूत खूंटा है, अगर इसके साथ लग जाए तो हमारी भी नैया पार हो जाएगी। तो स्थायी तौर पर जब कांग्रेस अध्यक्ष का, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का फैसला होगा, दूसरे ग्रुप के लोग टूटकर उधर आएंगे, क्योंकि उनको अपनी लगेगा कि यहां हम सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। तो कांग्रेस में बदलाव जो है, उसके बाद कांग्रेस के जो गुट है वो शायद एक झंडे के नीचे आ सकती हैं। इनेलो काफी टाइम से सत्ता से बाहर है, इस बार इनेलो के लिए भी करो या मरो वाली स्थिति जो है वो आ गई है। इनेलो में भी कई गुट जो है, दावेदार कई हैं, राठी, कुलदीप राठी का नाम अलग से है, वो भी कह रहे हैं मैं टिकट का दावेदार हूँ। आपके जो कादियान साहब है उनका भी नाम जो सामने आ रहा है। तो इनेलो के तो कार्यकर्ता ऐसे रहे कि एक ही झंडे के नीचे रहे, आज तक इनेलो छोड़ के नहीं गए। बड़े जो लीडर है उनके बात छोड़ दीजिए, जो छोटे लीडर है आज तक नहीं गए। तो वहां बताइए कि कुलदीप राठी टिकट लाने में सक्षम रहेंगे या देवेंद्र कादियान का नाम रहेगा? अभी दो मजबूत कैंडिडेट, बिल्कुल दोनों के नाम है। कुलदीप राठी क्योंकि उसने पार्टी के लिए काम किया, हल्का अध्यक्ष रहा है। देवेंद्र कादियान की जहां तक बात है, एक उस परिवार से ताल्लुक रखता है जिसका हाई कमान तक डायरेक्ट एक्सेस है, पहुंच है। दूसरा संसाधन, चुनाव लड़ने के लिए संसाधन चाहिए। मेरे को याद है 2014 के इलेक्शन में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब इंटरव्यू ले रहे थे कैंडिडेट्स के, उनको टिकट देने की चर्चा थी, उन्होंने पूछा जी कि आप, इलेक्शन पैसे से जीता जाता है, पैसा तो लगाना पड़ेगा। अगर मतलब जिस आदमी के पास संसाधन है वो हिम्मत कर सकता है। बात ये अलग है कि उसकी जमीन कितनी मजबूत है, नहीं है, माहौल कैसा है, किसी पार्टी की लहर है कि नहीं है, आपकी छवि कैसी है, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं जीत के लिए। टिकट कुलदीप राठी और देवेंद्र कादियान ये अभी तक फ्रंट रनर्स है, मैं मानता हूं टिकट लेने वाले में आ गया। हालांकि पर्दे के पीछे भी कुछ लोग हैं,
सारी कैलकुलेशन होगी, समीकरण किसके पक्ष में है, और जब चुनाव होंगे तब माहौल क्या है, ये भी फैक्टर इंपॉर्टेंट है। जिस वक्त चुनाव अनाउंस होंगे उस वक्त पार्टियों की क्या स्थिति है, मान लो कोई नया घोटाला, कोई नई घटना सामने आ जाए तो उससे भी हालात बदलते हैं, तो वो हालात के मुताबिक फैसले लिए जाएंगे। समालखा में चलते हैं। समालखा विधानसभा की बात की जाए तो अभी मछरौली साहब वहाँ से जो है इंडिपेंडेंट आए थे, अब बीजेपी के साथ चले गए वो, हालांकि बीजेपी ने अपनाया नहीं उनको, अभी इंडिपेंडेंट है। उसके बाद धर्म सिंह छोक्कर फिर दोबारा ट्राई कर रहे हैं कि कांग्रेस से उनको टिकट मिल जाए। कई चेहरे हो रहे हैं, शशिकांत कौशिक भी ट्राई कर रहे हैं। अगर जो सुनने में यह है कि बीजेपी अगर जो टिकट उन्हें नहीं देती तो वो किसी और पार्टी में जा सकते हैं, तो वहाँ के क्या समीकरण देखते हैं? देखिए, समालखा भी बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है। बहुत कम लोगों को पता होगा, जो दल बदल की शुरुआत हरियाणा से ही हुई थी। आया राम गया राम, जब 1970 के आसपास ये फिक्रा पूरे देश में होता, आया राम गया राम। एक दिन में एक विधायक ने 5-6 बार पार्टी बदली, सुबह किसी दल में, दोपहर को किसी में, शाम की किसी में। तो आया राम गया राम की शुरुआत ही समालखा से हुई थी। और समालखा का ये इतिहास है, हम लोग जानते हैं, समालखा में कोई विधायक दूसरी बार विधायक नहीं बना, रिकॉर्ड है आज तक जब से विधानसभा चुनाव हुए। तो चूंकि अब एक निर्दलीय विधायक है जो बीजेपी को समर्थन दे रहा है, उसकी भी हालत मैं नहीं समझता कोई ज्यादा मजबूत है, या वो टिकट की मजबूत दावेदारी के हकदार रहेंगे। उनकी अपनी कैलकुलेशन हो सकती है। धर्म सिंह छोक्कर जो है कांग्रेस के एमएलए रहे हैं 14 से पहले, 2014 से भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, उनके बड़े सिपा सलार खास लोगों में रहे हैं और उन्होंने नाम भी कमाया है। धर्म सिंह छोक्कर टिकट कांग्रेस के दावेदार हो सकते हैं अगर कुलदीप बिश्नोई प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन उनके विरोधी भी कम नहीं है धर्म सिंह छोक्कर के। कुलदीप बिश्नोई जैसा चर्चा है कि उनको कमान दी जा सकती है, उस स्थिति में धर्म सिंह छोक्कर के रास्ते में सीमित रह जाएंगे और शायद वो निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन तब भी वो मजबूत पड़ सकती है क्योंकि उनका अपना फेस वैल्यू है, चेहरा है, उनकी जमीन मजबूत है। पार्टी की टिकट मिलने का मतलब ये होता है कि किसी भी पार्टी की टिकट हो तो कुछ हजार वोटों से शुरुआत होती है, बाकी उसकी छवि, प्रतिष्ठा कैसी है कैंडिडेट की, माहौल कैसा है, संसाधन उनके पास कितने हैं, तो सारी चीजें हैं। चुनाव तो वो होता है, मैं समझता हूं चुनाव होता है शेयर बाजार की तरह, हर घंटे चुनाव बदलता है। जब चुनाव के दिन होते हैं 1-2 घंटे में चुनाव ऊपर नीचे होता रहता है, दिन को कुछ शाम को कुछ, तो शेयर बाजार की तरह चुनाव चलता है। आजकल ऐसा माहौल बना हुआ है। इनेलो में किसको मानते हैं, किसको टिकट मिलने की उम्मीद है और कितने वहां भी दावेदार हैं? देखिए, उसमें ऋषिपाल रावल है, उनकी जो मिसिज काफी ऋषिपाल, क्योंकि गुजरों का बहुमत है, बहुसंख्यक है गुजर उस सीट पर। लेकिन पार्टी सोचती है कि जो कैंडिडेट 2 बार हार चुका है, जिसको मौका दिया है, कोई नया चेहरा लाया जाए, क्योंकि आजकल कई नुस्खे आजमाने पड़ते हैं चुनाव जीतने के लिए और सरकारें चलाने के लिए और अपनी छवि को बरकरार रखने के लिए। बहुत सारे नुस्खे आजमाने पड़ते हैं और बहुत सारे उपाय भी करने पड़ते हैं। शशिकांत कौशिक जो बीजेपी के नेता है और रमेश कौशिक जो सोनीपत के एमपी हैं, उनके रिश्तेदार हैं। रमेश कौशिक ने पिछली बार भी बहुत कोशिश की थी शशिकांत कौशिक के लिए, लेकिन वो नहीं जीत पाए। उसके बाद अब ये है कि शशिकांत कौशिक के बारे में बड़ी तेज चर्चा है पिछले कुछ दिनों से कि इनेलो नेताओं से, जो उनकी अपर लीडरशिप है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, उनसे मिला है। शायद उन्होंने ये कहा है कि आप तैयारी करो, हम टिकट आपको देंगे, एक रैली करो, बहुत बड़ी रैली करो जिसमें पार्टी के नेता आएंगे और आपको अनाउंस कर देंगे कि आप हमारे अधिकृत कैंडिडेट है इनेलो की समालखा से। तो इस तरह की चर्चा है कि वो रैली की तैयारियों में लगे हुए हैं, उनको हरी झंडी मिल गई है। तो अगर उनको टिकट मिलती है तो इनेलो भी फाइट देगी, क्योंकि वो अपने समीकरण देख रहे हैं, ब्राह्मण प्लस जो पार्टी का वोट बैंक है। तो हालात पे डिपेंड करता है कि जिस तरीके उनको आश्वासन है, तो अगर शशिकांत कौशिक आते हैं तो रेस में तो रहेंगे। जीत हार की बात की है, जब इलेक्शन होंगे किस तरह का माहौल है, कौन ऊपर कौन नीचे है, स्थिति बदलती रहेगी। तो फिलहाल ये कि रेस में या स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जरूर रहेंगे शशिकांत कौशिक। ओवरऑल समालखा का क्या मानते हैं, मतलब अगर जो इधर धर्म सिंह छोक्कर कांग्रेस से आते हैं तो इनेलो से शशिकांत कौशिक होते हैं, निर्दलीय में फिर आपके मछरौली साहब जो है फिर चुनाव लड़ेंगे, तो ओवरऑल तीनों में आप किसको मजबूत कैंडिडेट? देखिए, मछरौली साहब को मैं जानता हूँ, सज्जन आदमी है, बढ़िया मीठा बोलते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस की जहां तक बात है बहुत कमजोर है। वो दोबारा हिम्मत करेंगे निर्दलीय लड़ने की या कोई पार्टी का टिकट लाएंगे, मेरे को बहुत कम संभावना नजर आई है। शायद मैंने सुना है कि वो किसी ज्योतिषी ने उनको कहा है कि आपके हाथ में राजयोग है, 2 बार आप सत्ता में रहेंगे, 1 बार तो रह चुके हैं, अगली बार लगातार रहेंगे, इसकी संभावना कम है। हो सकता है वो कहीं से चुनाव लड़े, उनके दिमाग में ये बात है कि मेरे राजयोग मेरे हाथ में 2 बार है। किसी ज्योतिषी ने उनको बताया, जिस पे विश्वास करते हैं, कोई राजस्थान के हैं ज्योतिषी, उनके मित्रों ने बताया कि 2 बार राजयोग उनके मन में है कि 1 बार तो मैं बन चुका, दूसरी बार भी बनूंगा, लेकिन दूसरी बार बनने के लिए उनको अपने गणित जो है वो उसमें थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। समालखा से दोबारा लड़ेंगे, अगर लड़ते हैं तो जीत जाएंगे, इसकी संभावना बहुत कम है। धर्म सिंह छोक्कर
धर्म सिंह चोकर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। अगर कांग्रेस की टिकट मिल जाए तो बहुत मजबूत दावेदार है। अगर कांग्रेस उनको टिकट नहीं देती तो वो इस स्थिति में है कि वो इंडिपेंडेंट भी लड़ सकते हैं और मुकाबला देने की स्थिति में है। हार जीत बात की बात है। इसराना में कृष्णलाल पवार जो हैं मंत्री हैं, स्टेट में मंत्री हैं, 2-3 विभाग उनको मिले हुए हैं। क्या मानते हैं बीजेपी, हालांकि उम्मीद तो वो रखते हैं कि बीजेपी दोबारा उनको टिकट देगी, लेकिन इनेलो भी फिर उनके ऊपर जो है दाव खेल सकती है। अगर जो वो टिकट लेना चाहें तो क्या बीजेपी छोड़कर इनेलो में जा सकते हैं? देखिए, बीजेपी छोड़कर इनेलो में जाएंगे वो अगर परिस्थितियां बदल जाती हैं, उनकी कंट्रोल से बाहर हो जाती है। मान लो बीजेपी टिकट इसराना में किसी, क्योंकि रिजर्व सीट है, वो किसी और को अगर देती है, कृष्णलाल पवार जैसा कदावर नेता है जो 5 बार एमएलए रहा, मौजूदा मंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री के करीब है, और दूसरी बात काम भी उस आदमी ने किए हैं। मंत्री बनने का उनको जो एक अलग से ग्रांट मिलती है, 5 करोड़ रुपए मिलता है, मंत्री के काम भी, अफसर भी करते भी मंत्री है, उनको पता है, उसको हैसियत है, तो वो काम तो वो करवा ही रहे हैं। लेकिन बाकी रही बात, टिकट उनको मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो वो क्या करेंगे? मेरे को लगता नहीं कि टिकट के बिना वो रहेंगे। अब कोई ना कोई अपनी रणनीति में वो उनकी भी अंदर खाते कोई प्लानिंग होगी, क्योंकि इलेक्शन ये होता है कि आदमी के मन मुताबिक फैसले नहीं होते, या हालात जो होते हैं उसके मुताबिक नहीं होते। हालात देखकर, परिस्थितियां देखकर आदमी को फैसले लेने पड़ते हैं, और उन फैसलों पर आगे चलना पड़ता है। रिजल्ट क्या रहता है, बहुत सारी चीजें हैं जिस पे ये डिपेंड करता है रिजल्ट क्या रहेगा। कांग्रेस और बीजेपी भी जाहिर तौर पर चुनाव वहां लड़ेगी। बीजेपी में किसको आप मजबूत, बीजेपी कह रहा हूँ, कांग्रेस में आप किसको मजबूत कैंडिडेट मानते हैं वहां से? देखिए, वहां फिर वही फैक्शन की बात आती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक सिपाही है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के झंडे के नीचे है, बलबीर बाल्मीकि, जिसने 2 बार शायद इलेक्शन लड़ा है, हारा है, लेकिन कम वोटों से हारा है, तो वो है। उसके अलावा भी एक आध कैंडिडेट हो रहा है, लेकिन अब समस्या ये है कि प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर है, ये जरूरी नहीं कि हुड्डा का जो समर्थक है उसको टिकट वो देने देंगे, वो भी पूरी कोशिश करेंगे कि आज जो उनके झंडे के नीचे चल रहा है उसको शायद उन्होंने आश्वासन भी दिया होगा कि आप मेरे साथ चलो, आपका पूरा ध्यान रखूंगा। राजनीतिक भाषा होती है, संकेत होते हैं, और जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, जो नेता लगे हैं, वो देखते हैं कौन सा खूंटा मजबूत है। आदमी खूंटे से बंधा रहेगा तो वो आवारा नहीं कहते उसको, खूंटे से बंधा रहेगा तो उसकी मार्केट में वैल्यू रहती है, साख रहती है। तो अलग अलग फैक्शन है, डिपेंड करेगा। लेकिन आज मैं ये बताता हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की राजनीति बहुत हद तक अब इस फैसले पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ जो केस बने हैं, जो जांच चल रही है, एक नहीं 3 केस हैं, सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, चार्जशीट हो गई है, तो सही कहीं कानून और कोर्ट के पचड़े में फंस जाए, ज्यादा उलझ जाए, तो मेरे को लगता है फिर अशोक तंवर और ज्यादा मजबूत होंगे। इनेलो का रह गया, इनेलो का और थोड़ा बता दीजिए। देखिए, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इनेलो और बीजेपी मिलके, बीजेपी को भी पता है जो लहर थी, जितनी सीटें, जितने वोट आए थे, जय जयकार हो रही थी, लोग लहर थी, वो लहर तो अब नहीं आएगी, वो बीजेपी वाली मानते हैं। हो सकता है कि बीजेपी से जो लोग नाराज हैं, वायदे पूरे नहीं हुए, सारे वायदे पूरे नहीं हुए, जो नेगेटिव है, जो वोट कम पड़ेंगे, इनेलो उसको पूरा कर सकती है। लेकिन एक बड़ी समस्या ये है, इनेलो के जो टॉप लीडरशिप है वो जेल में है, वो मिलकर चुनाव इसलिए नहीं लड़ सकते। लोग सवाल उठाएंगे बीजेपी पे कि आप तो ईमानदार पार्टी विद डिफरेंस है, आप कहते थे भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हमारी प्राथमिकता है, तो जो आदमी भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में, आपने उससे हाथ मिला दिया, तो मिलकर चुनाव नहीं लड़ सकते। अंदर खाते जो प्लानिंग है, जो सोर्स बताते हैं, हो सकता है कि बीजेपी इनेलो अलग अलग इलेक्शन लड़े, और जब सरकार बनाने की बात आए, क्योंकि तब इलेक्शन हो चुके होंगे, सरकार बनाने की बात आई तो दोनों मिल जाए कांग्रेस को पछाड़ने के लिए, दोनों मिलकर सरकार बना ले, वो परिस्थितियां बाद की हैं। लेकिन चुनाव मिलकर नहीं लड़ सकते। इसकी सबसे बड़ी वजह यह कि टॉप लीडरशिप इनेलो की जेल में है, और वो सबसे बड़ा खतरा बीजेपी को होगा कि उससे एंटी इनकम्बेंसी बढ़ सकती है। एक पार्टी और अभी जो है संज्ञान में है, हरियाणा में इस बार वो चुनाव लड़ेगी, अपने कैंडिडेट जरूर खड़ेगी। एक नहीं, 2 पार्टियां, एक तो राजकुमार सैनी अपनी पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं, दूसरी आप पार्टी, केजरीवाल की पार्टी। इनका क्या भविष्य मानते हैं अगर पूरे पानीपत की बात की जाए तो? दोनों ही बारे मेरी नकारात्मक राय है। मैं ये नहीं कहता मैं उनका विरोधी हूं, लेकिन जो हालात बताते हैं लोग, आम आदमी पार्टी की जब हरियाणा में, जब दिल्ली में सरकार बनी पहली दफा, अब तो दूसरी दफा है, जब पहली दफा सरकार बनी हरियाणा में भी, क्योंकि केजरीवाल हरियाणा से है, लोगों को लगा भाई केजरीवाल जब सीधा प्रधानमंत्री पे हमला करते हैं, सुबह उठ के ये प्रधानमंत्री की आलोचना करना, जो आदमी प्रधानमंत्री पे अटैक करता था, कुछ लोगों को लगने लगा कि ये तो अगला प्रधानमंत्री केजरीवाल बन सकता है, तो उससे उसकी हैसियत राजनीति में एकदम बढ़ गई थी। उसके बाद हरियाणा में इन लोगों ने कोशिश की कि हम अपने बीज बोए यहाँ पे ताकि फसल उगाने का, लेकिन शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल की, जब दिल्ली में सरकार बनती। उसके बाद क्या हुआ, एक बहुत बड़े प्रभावशाली आदमी है पानीपत के, जो आम आदमी पार्टी की टोपी पहन ली थी उन्होंने, जब चढ़ती कला में थी,
आम आदमी पार्टी हरियाणा में। तो मैंने उनसे पूछा, थोड़े दिन बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी। मैंने पूछा जी आप तो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, आप बड़े प्रभावशाली आदमी हैं, आपका रुतबा है शहर में, आपने छोड़ दी पार्टी। वो कहते हैं जी एक क्रेज था, हम भी शामिल हो गए थे, लेकिन अब तो वो जहाज क्रैश हो गया अपना। यानी कहीं ना कहीं आप पार्टी का वजूद नहीं। कहने लगा हमने टेक ऑफ किया था, मतलब उड़ान भरी थी आम आदमी पार्टी में आगे, लेकिन वो हवाई जहाज ही क्रैश हो गया, तो इसलिए हमने छोड़ दिया आम आदमी पार्टी। तो राजकुमार सैनी जी भी मार्केट में है और उनमें भी कई दावेदार शहर में भी और ग्रामीण में भी कह रहे हैं कि इस बार चुनाव लड़ेंगे। राजकुमार सैनी की सबसे बड़ी दिक्कत जो मेरे को ये लग रही है, सबसे बड़ी, एक तो वो एक पर्टिकुलर वक्त जैसे बैकवर्ड का वोट है या वो जो दबे कुचले जिनकी राजनीति कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा संकट उनका ये है, उनके इर्द गिर्द जो आदमी है उनमें ना तो उनके पास संसाधन है, ना उनका राजनीति का उनको तजर्बा है, ठीक है, और ना उनमें से बहुत सारे ऐसे जो रिस्क नहीं ले सकते। राजकुमार सैनी अपने आप को तो मजबूत कर रहे हैं, सीएम बनने के जो दावेदारी कर रहे हैं, क्या होगा वो बाद की बात है, लेकिन उनके साथ उनकी जो फौज है ना, फौज मेरे को लगता है कमजोर है, हथियार भी कमजोर है उनके, और उनके मनोबल, मतलब चर्चित चेहरा नहीं है उनके साथ कोई। राजकुमार सैनी भले ही इलेक्शन लड़ ले, हो सकता है वो थोड़ा बहुत दावा उनका रह जाएगा कि आगे भी फिर चुनाव होने कि राजकुमार सैनी सीएम की पोस्ट का दावेदार है, उस लेवल का आदमी है। उनका कद तो बढ़ जाए, पार्टी सत्ता में आ जाएगी, 1-2 एमएलए भी बन जाएंगे, मेरे को नहीं लगता। हाँ ये जरूर है, उलट फेर कर सकते हैं कुछ सीटों पर। राजकुमार सैनी के आदमी जीत तो नहीं सकते, कि उलट फेर कर सकते हैं। उलट फेर ये है कि 4-5 हजार, 3 हजार, 2.5 हजार, उसका असर बाकी कैंडिडेट पे ये होता है कि जीतता हुआ हार जाए और हारता हुआ जीत जाए। उलट फेर की भूमिका में जरूर रह सकती है राजकुमार सैनी की पार्टी, अगर बनाते हैं। अभी शहर में ओम प्रकाश जैन जो पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्होंने फिर ताल ठोकी है कि मैं शहर से इस बार चुनाव लड़ूंगा। खुद कह चुके कि ग्रामीण में अब मुश्किल है, क्योंकि ग्रामीण का एरिया बहुत बड़ा है, शहर में दोबारा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि उम्मीदें कम हैं, मानते हैं कि वो जीतेंगे, उनका कहना है कि मैं जीतूंगा यहाँ से। आप क्या मानते हैं कि चुनाव जीतेंगे या चुनाव को तोड़े मोड़ेंगे, अगर जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में दोनों का नुकसान होगा? देखिए ओम प्रकाश जैन का जीत जाएंगे, जिताऊ कैंडिडेट हैं, रेस में है, ये इस बात को मैं तो क्या बहुत सारे लोग नहीं मानेंगे, लेकिन चूंकि राजनीतिक आदमी घर नहीं बैठ सकता, राजनीतिक आदमी घर बैठ जाए तो माना तो उसकी राजनीतिक मौत होगी एक तरह से। राजनीतिक आदमी को हमेशा सक्रिय रहना पड़ता है, भले ही वो खुद ना जीत पाए, जब देखेगा कि भाई मैं तो नहीं जीत रहा, मेरा वो कौन आदमी है जो जीत जाए, मेरे को फायदा हो सकता है, तो जोड़ तोड़ अंदर खाते वो भी हो सकता है। वो मतलब उलट फेर ओम प्रकाश जैन भी करेंगे, वो जीत के दावेदार हैं, जीत के हकदार हैं, जीत की रेस में रहेंगे, ये संभावना तो नहीं है। उलट फेर वो भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत। ये तो वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र कथोरिया, जीटी रोड बेल्ट के टोटल टीवी के ब्यूरो हैं। काफी अच्छी बातें इन्होंने बताई और पानीपत की राजनीति पे बड़ी अच्छी इन्होंने चर्चा की। आगे भी इनके लोकसभा सीट के बारे में भी चर्चा करेंगे, समय समय पर इनको हम वॉइस ऑफ पानीपत के स्टूडियो में बुलाते रहेंगे और भी इनके विचार है वो भी साझा करेंगे, और कौन सी पार्टी क्या नया चेहरा ला सकती है और उनके क्या आगे विचार होंगे, ये सारी जानकारी हम देवेंद्र कथोरिया जी से समय समय पर लेते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। समस्याओं से घिरा पानीपत, हर रोज एक नई समस्या, समस्याओं से पैदा होती एक और नई समस्या। आप सोचते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पाते, कहे भी तो किससे, कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपकी सुनी भी जाएगी और आप कह भी पाएंगे। अब हर मुद्दे पर होगी बहस, हम चलाएंगे मिशन के तहत एक मुहिम। अब हर मुद्दे का होगा सटीक विश्लेषण, वॉइस ऑफ पानीपत देगा आपको मंच। अब वॉइस ऑफ पानीपत बनेगा आपकी आवाज, वॉइस ऑफ पानीपत पहुंचेगा हर गली, हर मोहल्ले, हर चौक पर आपका मुद्दा।